भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। बताइए कैसा हाल चल रहा है? अब लोगों को जोड़ दिया है आपके साथ, सब चिल्लाते घूम रहे हैं, आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैथिली शरणगुप्त के नाम की जय जयकार से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं भाई साहब, देखो, आप अगर सिर्फ मैथिली शरण गुप्त होते हम्म। तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। जी। ठीक है ना। आप एक जिम्मेदार और उच्चतम पद से रिटायर्ड हैं। जी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना सत्ता के गलियारों से लेकर के प्रशासन की गतिविधियों तक में जिसका पूरा हस्तक्षेप रहा और नीचे से ऊपर गया है, उसने इतना कुछ देखा है, तो उसके अनुभव, उसके विचार सुनने और जानने के हर आदमी में उत्सुकता रहती है और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि वो आपसे परिचित है और आपके साथ जुड़ गया है। इसमें यदि हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अच्छे भारत का संकल्प दिला पाए और हर रविवार को रोटेशन के आधार पर कहीं इकट्ठे होकर यदि इसमें दोबारा जो है उसमें खाद पानी यदि मिलेगा तो ये एक बट वृक्ष के रूप में चंद दिनों में पल्लवित हो जाएगा और एक अद्भुत भारत भारत के हर नागरिक को मिल जाएगा। हम्म। और ये आज के राजनेता, आज की व्यवस्था, आज की दुष्टता आपको ना तो अच्छे राजनेता दे सकती है, ना अच्छी व्यवस्था दे सकती है। अब देखिए, अनिल कुमार जी को आपसे मिलवाया, जुड़वाया, बात कराई। जी। अनिल कुमार जी भी एक्टिव हो गए हैं और नगर निगम की 14 मार्केट के 14 कार्यकारिणी के अध्यक्ष और महासचिव अपने अच्छे भारत अभियान में अपने साथ जुड़ गए हैं। हम लोगों की अभी एक बैठक हुई थी नगर निगम कार्यकारिणी की। जी। अच्छे भारत के बैनर के नीचे तो नहीं हुई थी, नगर निगम संघर्ष समिति के बैनर के तहत हुई थी। जी। उसमें मैंने अच्छे भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उसकी रूपरेखा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। जी। देखिए, व्यापारी हमेशा ये चाहता है कि उसको अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, जिससे कि वो व्यापार सुगमता से कर सके। जी। और व्यापार करने के में जो उसको सुगमता हो, उसके बदले में वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पसंद करेगा जो सामाजिक पृष्ठभूमि से साफ सुथरे हों, शोषण और दोहन की नीति पे काम ना करते हों, ऐसे राजनेता भी बहुत पसंद करते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बात तो फैक्ट है। तो इसी के तहत हमारी जो बातचीत हुई थी, जी। तो उसमें बैठक में लगभग 40 लोग थे जी। और सबसे विस्तार से चर्चा हुई। तो बोले ठीक है मिश्रा जी, अगर ऐसा कुछ है तो एक काम करो, एक कार्यालय बना लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, 100 लोगों को जोड़कर आपको अच्छे क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय खोलने की पात्रता मिल जाती है। चलिए ठीक है, वो एक अलग नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुनिए, मैं इसमें बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इस कार्यालय के जो व्यक्ति 100 लोगों को जोड़कर अपने एक कार्यालय खोलेगा, वो एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व कार्यालय प्रमुख कहलाएगा। वो लोगों से हर विभाग की शिकायत लेकर उसमें गारंटी के साथ उसे राहत पहुंचा पाएगा। और इस राहत में उसे किसी के दरवाजे पर नहीं जाना है, ना उसे थाने जाना है, ना किसी एसडीएम के यहाँ जाना है, ना कलेक्टर के यहाँ जाना है। वो उसको एक ऐसा पोर्टल मिलेगा जिसपे चीजें अपलोड होंगी और उसके पीछे जो है 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स हो जाएगी। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते हो, ये आगे चल के इस व्यवस्था को यदि हमने फलीभूत कर पाया तो राज्य सरकारें ये हिम्मत नहीं कर पाएंगी कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ना करें। आज हमारी सभी राज्य सरकारें स्वच्छंद हो गई हैं। राज्य सरकार आपको मालूम है, हो गया है, संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि इन्हें अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। यदि ये अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं
तो इसे संवैधानिक मशीनरी की फेलवर माना जाएगा। और अभी एक प्रकरण आया है, क्योंकि लोगों से मिले तो शिकायतें भी आई जी, लोगों की समस्याएं भी आई। बोले कार्यालय खोलोगे तो शिकायतें समस्याओं का निराकरण आप कैसे कर पाओगे? मैं आपको समझाऊं क्या? नहीं नहीं, आपने समझाया था, वही चीज मैंने उन लोगों को समझाई। नहीं, आप उस वीडियो को क्यों उनको नहीं सुनाते हैं? तो उससे क्या रहेगा, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, जो भी चर्चा करते हैं, वो 2 या 3 दिन में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। तो उसे आप हमारी भाषा में उसे समझा पाएंगे, और उनके प्रश्न को रिकॉर्ड करके भी भेजेंगे तो हम उसे भी अपलोड करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। क्योंकि जैसे हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका जवाब आपके जेहन में शायद ना आए, तो उसको आप रिकॉर्ड करिए, अपना जो भी जवाब आपसे बन पड़ रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए और मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, और जिस जवाब को आप नहीं दे पाए उसकी मैं प्रतिपूर्ति भी कर दूंगा। और सवाल जवाब की नहीं है, सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी चीज होगी। देखो मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों के घटिया कानून में भी कुछ अच्छे प्रावधान रखे गए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, सेक्शन 154(1) के तहत थानेदार की विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर उसे एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। अब बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसमें कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का ही एक केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें हाँ, अनिल कुमार जी लाइन पे लेना आना चाह रहे हैं, उनको ले लें क्या? हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। मैं एक बात समझा रहा था डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को, मैं एक बात समझा रहा था। जी। मुझे लगता है कि उस बात का श्रवण आपको भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहिए भाई साहब। तो मुझे अभिषेक मिश्रा जी ने ये बताया कि आपने नगर निगम के कुछ समस्याओं को लेके जो लोग आंदोलित थे उनका बीच में ये बात रखी, और उन सभी लोगों ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी कि क्राइम फ्री भारत मिशन का एक कार्यालय वहां खोल दिया जाए। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर भाई साहब। राइट। तो मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये इस मिशन में इसकी ऑलरेडी व्यवस्था है, और बहुत भारी व्यवस्था है भाई साहब। तो इसमें जो व्यक्ति हमारे पास पहुंचेगा उसे हम सर्टेनिटी के साथ राहत दिला पाएंगे, और वो भी बिना तकलीफ किए हुए, वो भी अपने आप को बिना एक्सपोज किए, वो भी बिना किसी के दरवाजे पे जाए हुए। बिल्कुल भाई साहब। क्योंकि यदि आप दरवाजे पे जाएंगे और आप सही बात भी कह रहे हैं और वो सामने वाले के हितों के विरुद्ध जा रही है, तो वो हो सकता है कि आपकी बात मान भी ले, लेकिन मन ही मन जो है वो गांठ लगाएगा कि जब उसे मौका मिलेगा तो अनिल कुमार जी के ऊपर को कैसे रगड़ा देना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वो अपने ही आदमी से आपके विरुद्ध एक झूठी शिकायत करके और फिर आपको बुलाकर उसमें केस रजिस्टर करके, हो सकता है उसमें आपको जेल भी भेज दे। बिल्कुल भाई साहब। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है कि हम लोगों को राहत भी पहुंचाएंगे और हम किसी के सामने नहीं आएंगे। जी भाई साहब। तो ये प्रक्रिया क्या मैं आपको समझाऊं? हाँ अरे क्यों ना भाई साहब, बिल्कुल। तो इसमें जो है 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी रखी गई है। इसमें जो नियम रखा गया है कि 100 लोगों को जोड़कर जैसे ही आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं तो उसे 4 अधिकार मिलते हैं। जी। पहला अधिकार है कि वो मुझसे मिल सकता है। जी। दूसरा अधिकार है कि वो मुझे आमंत्रित करेगा अच्छे भारत के संकल्प समारोह में, तो मैं वचनबद्ध हूं उसमें पहुंचने के लिए। बहुत सुंदर भाई साहब। तीसरा है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन में अपने जहां उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो पद मांग सकता है। जी।
लेकिन वो पद मांगना पड़ेगा। बाकी चीजें उसे अपने आप मिलती हैं, लेकिन जब वो पद की बात आएगी तो उसे मांगना पड़ेगा। और फिर चौथा है कि वो अपने ही संसाधन से एक क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है, और उसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिससे हम सभी विभागों की सभी समस्याओं का गारंटी से निदान कर पाएंगे। और इस निदान के लिए हमें खुद भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। बहुत सुंदर। अब इस बात को समझाऊं क्या मैं? हाँ अरे बिल्कुल भाई साहब। तो इसमें पहली अकाउंटेबिलिटी है लीगल अकाउंटेबिलिटी। बहुत राइट? सुंदर भाई, बहुत तो सुंदर। हमें कानून का ज्ञान नहीं है और पुलिस ने जानबूझ के हमें कानून बताया नहीं है, क्योंकि वो उनके हितों के विरुद्ध जा रहा था भाई साहब। तो एक सेक्शन है 39 सीआरपीसी का, और नए सेक्शन का जो है भारत न्याय संहिता का, वो अब सेक्शन 33 बन गया है जी। राइट? तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि यदि आपके ध्यान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो आप पुलिस को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। बहुत सुंदर सर। यदि आप इस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है, और बाकी सब जुर्म में पुलिस को सिद्ध करना पड़ता है कि आपने अपराध किया है। ये सेक्शन 39 पुराने सीआरपीसी का और भारत न्याय संहिता का जो सेक्शन 33 है, इसमें कानून को उल्टा कर दिया है। उसमें कहा गया है कि आप जो है इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना है, अदरवाइज यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। बहुत सुंदर भाई। अब इस देखा जाए तो ये तो आपको गले की हड्डी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम अपने हित में कैसे यूज करेंगे? हमारे पास जो व्यक्ति आएगा उससे अपराध का जो है बोध मिलेगा जी। तो हम उसका आवेदन पत्र लेंगे और कहेंगे कि मेरे संज्ञान में ये अपराध आया है जो इन धाराओं का अपराध बनता है, और सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं उसे आपको रिपोर्ट करूं। इस विधिक जिम्मेवारी के तहत मैं इसे आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी कानून के सेक्शन 154(1) में आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञान लेकर इस पे अपराध पंजीयन करें। बहुत बढ़िया भाई साहब। राइट? और मैं आपका ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के उस सिक्वल जजमेंट पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि आपका ये डिस्क्रिशन नहीं है, इट्स नॉट योर प्लेजर। यदि अपराध का बोध होता है तो आपको अपराध पंजीयन करना होगा। लिहाजा मैं आपको याद दिलाता हूं कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें, अन्यथा हम आगे क्या करने वाले हैं ये पीछे पृष्ठ पे हमने छाप के रखा हुआ है। ठीक है ना? बहुत मतलब हम वहां पर रुकेंगे नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप अपराध का पंजीयन करो, हम कहेंगे कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करो। बहुत सुंदर। राइट? अब इसी कानून में सेक्शन 154, इसी धारा के तीसरा जो सेक्शन है 154(3), 154(1) में थानेदार की जिम्मेवारी है। 154(3) में एसपी की जिम्मेवारी है कि यदि थानेदार नहीं सुनता है तो उसके पास जो है ये रिपोर्ट भेजी जा सकती है, और इसमें एसपी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं। मतलब एसपी खुद अपराध का पंजीयन कर सकता है, खुद विवेचना कर सकता है, लेकिन एसपी से इस बात की अपेक्षा की जाना कि इतने बड़े जिले में वो खुद अपराध को पंजीयन करेगा, खुद विवेचना करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें उसको पावर दिया गया है कि वो अपने किसी भी अधीनस्थ को, मतलब उसे उस थाना प्रभारी के पास, मतलब उस इंस्पेक्टर के पास, उस डिप्टी एसपी के पास और उस एडिशनल एसपी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही अधीनस्थ किसी हवलदार को यदि वो जांच दे देगा तो उसे इस पर्टिकुलर केस में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर भाई। तो हम इसको फिर एसपी को भेजेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि चूंकि थानेदार ने
इसमें ऑलरेडी अपने विधिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इसमें आप अपने अधीनस्थ अन्य अधीनस्थ को जांच दें और उसमें वो थाना प्रभारी के इस प्रकरण में समस्त जो है अधिकार को लिखित रूप में दोहरा दें। बहुत सुंदर भाई साहब। तो फिर जो हवलदार जिसको वो जांच देंगे या जिस भी रैंक का व्यक्ति को जांच देंगे वो अपने सिग्नेचर से एफआईआर दर्ज कर सकता है उस थाने में जाके। क्यों? क्योंकि इस केस में वो एसएचओ है, मतलब थाने का एसएचओ वो ही बना रहेगा, लेकिन इस केस का एसएचओ वो बन जाएगा। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर। हाँ, अब अज्यूम करिए कि हमारा दुर्भाग्य है और एसपी ने भी हमारी बात नहीं मानी जी, तो इसी कानून में सेक्शन 156(3) में ये जिम्मेवारी कोर्ट को दी गई है, जिस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है कि यदि पुलिस सुनवाई ना करे तो 156(3) के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को निर्देश दे सकता है कि इसमें एफआईआर का पंजीयन करो। बिल्कुल सर। कानून ने इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट का दखल पे प्रतिबंध लगाया है जी, लेकिन 156(3) के तहत वो जो निर्देश देगा अपराध पंजीयन का उसमें उसे उस अपराध को सुपरवाइज करने का पावर भी मिल जाता है। बहुत सुंदर सर। तो हम कोर्ट को ये भी याद दिला दें कि हमारी एफआईआर भी दर्ज करो और चूंकि पुलिस ने पहले नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय समय पर उसका फॉलोअप भी करो और मैं इसके लिए पृथक से भी आपसे अनुरोध करता रहूंगा। बहुत सुंदर भाई साहब। राइट। बहुत अब 156(3) में हमारा दुर्भाग्य है कि न्यायालय भी नहीं सुनता है। सोच लेते हैं। भाई साहब 1 मिनट का कष्ट दे रहा हूँ। अगर आपके ये विचारों की अगर 10 पृष्ठों की ये पुस्तक छप जाए ना तो आम आदमी को इतना राहत मिलेगी, इतनी राहत ये ऑलरेडी छपी हुई है। हाँ। न्याय की पुलिस व्यवस्था क्या है, आपको हमने दस्तावेज भेजे, आप उसे पढ़िए तो सही। जी जी जी, ये सब आपको लिखित में भेजा हुआ है। बहुत सुंदर भाई साहब। उसको आप वो सभी पे पुस्तकें छपवा लीजिए और सबको बांटिए, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल वही काम करना है, बस आपके ये स्वागत हो जाए आपका। हाँ, उसके बाद आपका यही काम होना है। ये पुस्तका पंपलेट छप के चौराहों पर बांटे जाएंगे झांसी में। नहीं, उसको उस समय मत बांटो। उनको जब अच्छे भारत का संकल्प दो उस समय कहो कि अच्छा भारत क्या है, ये पुस्तका में पढ़ो। अच्छा, ये कह रहे हैं भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है लगातार जी तो उसमें भी पीड़ित पक्ष बहुत आ रहे हैं, हजारों की संख्या में जनता आ रही है जी। तो न्यायालय में तो वहाँ तो वितरण हो सकता है ये। मेरा सोचना ये है कि वहां बोर्ड लगा के एक अलग जगह पे उनको इकट्ठा किया जाए, उन्हें जो है ना इस बारे में बताया जाए, उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाया जाए। बिल्कुल भाई। और उनके प्रभाव उनके क्षेत्र में जहां पर वो हैं उसी में जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई करके वहां पर भी अच्छे भारत का जो है ना कार्यालय खोल के उन्हें ना भटकना पड़े, उन्हें न्याय वहीं पे मिल जाए तो क्या बुराई है। हाँ, बहुत सुंदर था। क्योंकि देखिए एक आदमी पैसे खर्च करके आता है, उसे हर जगह पे जो है ना असम्मान सहना पड़ता है, थाने से उसको दुत्कार के भगा दिया जाता है। उसकी पीड़ा को मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूं, इसलिए जहां पर भी मैं रहा हूं मैंने आम आदमी को वो पीड़ा से बाहर रखा है। बहुत सुंदर भाई साहब। आप कहीं पे भी जहां भी मेरी पदस्थापना रही है, यदि आप वहां पे लोगों से संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे कि ये अन्य एसपीओ से एकदम भिन्न कार्यकाल रहा है। सर बहुत सुंदर। तो जो मैं कह रहा हूं ये रिटायरमेंट के बाद का ज्ञान नहीं है। आप ऐसा तो बिल्कुल ना सोचिए सर। अभी मैं समझ रहा हूँ हृदय में आपके क्या क्या चीज जल रही है सर, वो हर कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैं एक चीज और कह रहा था जी। अगर तो क्या हम लोग अच्छे भारत अभियान के ऑफिस का कवरेज लेटर लगाकर कंप्लेनेंट की समस्या को संबंधित विभाग में भिजवाएंगे? इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो हम इसे अपने पोर्टल के माध्यम से, एपीआई लिंक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और डाक के माध्यम से, 3 माध्यम से इसे भेजेंगे, क्योंकि हमें इसमें रिकॉर्ड पैदा करना है। जरा मुझे समझाने दो तो आपको फिर आनंद आएगा कि आज की जो स्थिति है उससे आपकी स्थिति कितनी भिन्न रहने वाली है। जब आप हमें ये पूरा सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा।
सर बताइए। तो अभी तक हम पहुंचे थे 156(3) में कोर्ट तक, राइट? जी 156(3). फिर हम वो है ना ही कानून के 482 सेक्शन के तहत हाई कोर्ट को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है कि वो हमारी बात सुने। बिल्कुल सर। तो हम 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। अब मान लिया जाए कि हाई कोर्ट में भी हमारा दुर्भाग्य, उसने भी नहीं सुनी हमारी बात जी। तो फिर जो है दो हमारे पास रास्ते सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक है कॉन्टेम्प्ट पिटीशन, जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के, उसमें 6 सिक्वल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में जा सकते हैं कि न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? दूसरा, हम पीआईएल का रूट भी अपना सकते हैं। तो 2 रास्ते हमारे पास हैं और ये सब काम हम अपने पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो हमें बहुत कम दिक्कत आएगी। फिर हम जैसे ही समय बीतेगा तो हम कुछ वकीलों को इम्पैनल कर लेंगे, तो साधारण सी फीस पर वो जो है आपको कोर्ट में भी सुविधा देंगे। अब ये हो गई है आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले गए, राइट? अब दूसरी अकाउंटेबिलिटी बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो एसपी तक तो हमने डील कर लिया है लीगल अकाउंटेबिलिटी में, राइट? अब हम प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी में डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को घसीटेंगे। तो हमारा पोर्टल जो है इन सब से वो करेगा और कहेगा कि आपने अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया, प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं किया, तो हम आगे के लेवल पे कहेंगे कि इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करें कि इस व्यक्ति ने इस केस में नहीं, ऐसे 100 केस में नहीं किया है, ये हम 100 केस अटैच कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। तो हम जो है जो कलेक्टिव रिकॉर्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ का भी पालन कर पाएंगे कि साहब ये आइसोलेटेड केस नहीं है, इस व्यक्ति ने ऐसा ही 100 केस में भी अपनी प्रशासनिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है, राइट? अब प्रशासनिक जिम्मेवारी के पे जो खींचातानी है वो चलती रहेगी, पत्राचार चलता रहेगा। फिर हम इसको जो है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी पे ले जाएंगे। तो प्रशासकीय सिस्टम जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। बिल्कुल सर। तो हम जो है विधायकों और एमपीज का एक पैनल बनाएंगे, उनके माध्यम से प्रश्न बनाकर रिकॉर्ड के साथ पूछवाएंगे। सरकार के पास जवाब देने का औकात नहीं होगी, वो हर दिन जो है शर्मिंदगी से बोझ में जाएगा जब उसमें पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है, इसे सस्पेंड किया जाएगा क्या इसे जो है दंडित किया जाएगा, क्या इसकी विभागीय जांच की जाएगी, कितनी बार बचाएगा कोई व्यक्ति। अब समझ लीजिए कि ये तो हो गई लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। अब हम चौथी अकाउंटेबिलिटी इसी कार्यालय के माध्यम से लाएंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो पुनः सर कौन सा बताया आपने? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जिम्मेवारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। जी सर। तो राज्य सरकारों की संविधान में अकाउंटेबिलिटी है। ये हमने मान लिया कि ये सुप्रीम है, ये हमारे संविधान ने राज्य सरकारों को सॉवरेन पैदा ही नहीं किया है। तो हमारे जो है संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है केंद्रीय सरकार की, दूसरी लिस्ट है राज्य सरकार की और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट। तो अभी हम फोकस करेंगे लिस्ट 2 पे। तो लिस्ट 2 की एंट्री 2 है, जो कह रही है कि पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राज्य सरकार। तो हम यहां पर कहेंगे कि 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और जो एफआईआर दर्ज हो रही है उनमें से 90% फर्जी हैं। लिहाजा संविधान की इस जिम्मेवारी का पालन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेलुआ। और संविधान के आर्टिकल 356 में व्यवस्था दी गई है कि यदि संवैधानिक मशीनरी की फेलुअर हो जाए तो ऐसी सरकार को गिरा दिया जाए। और इस सरकार को गिराने का संविधान ने पूरी मशीनरी दी है। तो वो उसने व्यवस्था क्या दी है कि हर महीने राज्य के गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि उनकी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है।
तो भारतवर्ष का हर गवर्नर, हर राज्य का गवर्नर झूठी रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से चल ही नहीं रही है। राइट? तो अब हम सब ये चीजें इकट्ठी करके गवर्नर के पास भेजेंगे कि गवर्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में लिखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो गई है, लिहाजा राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, निरस्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। राइट? अब गवर्नर महोदय बेचारे प्यादे हैं, उनकी तो औकात नहीं है कि ये बात लिख दें। है प्यादे के नहीं है? बिल्कुल औकात नहीं है। जगदीप धनखड़ इसका उदाहरण है। बिल्कुल। तो उनकी औकात नहीं है कहने की, तो फिर हम जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमने इतने रिकॉर्ड इनको भेजे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का दस्तावेजी साक्ष्य है, और इन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए गलत रिपोर्ट भेजी है। लिहाजा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि आपको जो मंडामस जारी करने का हक है, तो मंडामस रिट को जारी करें और गवर्नर महोदय को निर्देश दें कि अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करें। यदि हम एक केस में भी संवैधानिक दायित्व के तहत एक सरकार को गिरा लेंगे तो ये पूरी सरकार रोज हिलेगी। आपकी एक एप्लीकेशन को इमरजेंसी मानी जाएगी कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय से आया है, इसे हल्के से मत लेना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत सुंदर प्लान है आपका, बहुत सुंदर। तो ये जो प्रक्रिया का ज्ञान है उसे निचोड़ कर हमने मॉडल में डाल दिया, बस इतना ही तो है। भाई साहब, आपकी जो अथक मेहनत है, वो जीवन भर का जो परिश्रम है भाई साहब, मैं तो कंकड़ हूँ सर, आप कंकड़ हो ज्ञान के भाई साहब। तो सावन के महीने में भाई साहब आपका जो मार्गदर्शन मिल रहा है ना, मैं आपसे बड़े बोल तो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई साहब आप जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा में होना चाहिए। हमने आपके तोमर साहब से बात की थी, वो मुझे बहुत ही छोटे चरित्र के व्यक्ति समझ में आए। कोई नहीं भाई साहब, ये दुनिया है। नहीं, वो मुझे बहुत ही हल्के फुल्के चरित्र के, वो उम्र में हमसे बड़े हो सकते हैं लेकिन बहुत ही हल्के चरित्र के व्यक्ति हैं वो। उनको जो भी आरएसएस का गुमान हो, फलाना हो, लेकिन उन्हें कोई, मुझे नहीं लगता है कि उनके चरित्र में कोई भी गहरापन है, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैथिली शरण गुप्त उनसे कर रहे थे और उन्होंने कहा साहब आपको अहंकार है। अरे आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको जो है ना आपके सत्ता का ताज आपके सिर पे दे रहे हैं, आपकी सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अहंकार है। गलत है। एक विभाग के प्रदेश का मुखिया जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया, तो अब उसका व्यक्तित्व तो अपने आप शब्दों में क्या, वो तो चित्रों से परिभाषित हो जाता है। मैंने तो उनसे, चूंकि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, वो भी पब्लिश होगी, तो आप ही सुन लेना कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई। कोई ना सर, ये तो हमको अच्छा ग्रह करना है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे हमको साहब हाथ जोड़ लेने हैं। और आप तो साहब अच्छे हैं, मेरी नजर में तो सभी बिल्कुल भारत माता की सेवा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है। बिल्कुल भाई। जो सोने का नाटक कर रहा है उससे यदि आप मीठी बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे कठोर शब्दों में, कड़वे शब्दों में उसे सुनाकर जगाना होगा। और अपने साहित्यों में तो कहा गया है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए तो मैं समझाता हूं कि ज्यादा मीठे मत बनो, जहां जरूरत हो वहां पे कड़े और कड़वे शब्दों का, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को जगाओ। भाई साहब, ये नैतिक साहस आप में बहुत कम लोगों में दिखाई देगा। लोग बाग चापलूस करके अपना किनारे से निकलना चाहते हैं, प्रश्नों से बचना चाहते हैं, समाधान करने की उनकी सोच, चिंतन और क्षमता ही नहीं है। वो लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। मेरी बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, 100%। चलिए, तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपका वो ऐप का क्या हुआ, पोर्टल का क्या हुआ? भाई साहब, ये सारंगगढ़ सेना के उस कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यस्तता थी,
ये बहुत राष्ट्रहित का मुद्दा है इसमें। अब मैं एक काम करता हूँ, ऐप को आपको जिम्मेवारी से थोड़े समय के लिए उसको राहत देते हुए जिस पोर्टल की अपन बात कर रहे हैं उस पोर्टल की जिम्मेवारी आप ले लीजिए। चलिए मैंने ली साहब, चलिए पोर्टल की जिम्मेदारी करते हैं। क्योंकि उससे क्या है कि हम लोगों को राहत दिला पाएंगे और हम खुद एक्सपोज नहीं होंगे। हमें किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। बहुत सुंदर भाई साहब। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो है जो स्टेशनरी पहुंचेगी थाने में घबराहट आ जाएगी। सर आप इस बात को, मुझे नहीं मालूम है कि मैंने अपने शब्दों में उसे चित्रित है। मैं तो जुडिशियली काम ही कर रहा हूँ सर, मैं रह चुका हूँ, तो आपकी इस वक्तव्य को मैं ये समझ रहा हूँ कोई अमृत वचन है ये, और ये अमृत वचन भारत के हर नागरिक को सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चलिए भाई साहब, डीजीपी साहब, मैं तो आपके इसी मंतव्य को लेके कहता हूँ कि कहाँ से कबूतर नहीं कहाँ से कानून पढ़ा है भारत सरकार, और कहाँ से सरोता नहीं कहाँ से संविधान पढ़ाना शुरू कर दे भारत सरकार। तो साहब आप ये समझ लो एक देवतुल्य मिल गए, और साहब जो जैसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन आप हमारे लिए साक्षात भोलेनाथ से कम नहीं है। सावन का महीना है और इस संगठन को हम पूरे भारत तक ले जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। भारत के 140 करोड़ आदमी जानेंगे कि मैथिली शरण भाई साहब हैं कौन, वीर सावरकर सेना के मार्गदर्शक कौन है, मैथिली जी भाई साहब। अपने आप ये दुनिया जानेगी भाई साहब, मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सावरकर जी का भी वही उद्देश्य क्यों नहीं होना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त ने 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों में, मैंने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको वीर सावरकर की भी सोच उसमें मिल जाएगी। सर आप जैसी ही विचारधारा थी उस महापुरुष की। मैं वही कह रहा हूँ कि बिना पढ़े मेरा ऐसा अनुमान है कि उनकी हर बात आपको हमारे लक्ष्यों में और लेखों में मिल जाएगी। सर सावरकर जी को, और सर मैंने आज ये आपको बता दिया, तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर कड़वा भी बोलता हूँ मैं, माफ करिएगा मुझको, मैं अदालत में, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन सर मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने जितना सावरकर जी को छोटा ज्यादा जितना पढ़ा है सर, आपके सारे विचार उनके फ्रेम में फिट हो रहे हैं। वो ऐसे ही भारत चाहते थे, वो ऐसे ही भारत चाहते थे जो आप कर रहे हो आज सर। नहीं तो आप बताइए, आपके राजनेताओं ने तो गुलामों के नियम थोप दिए, दुष्ट राजनेता थोप दिए, अपराधियों को थोप दिया। आपको मालूम है 543 सांसदों में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और इनमें से 170 तो ऐसे हैं जिन्होंने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए, और इनमें से 27 ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने ऑलरेडी सजा दे दी है। वो अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए सचरित्र होना जरूरी है, वहां कानून के निर्माता बड़े बड़े अपराधों के, जघन्य अपराधों के अपराधी क्यों, और वो स्वयं कानून के निर्माता क्यों? बहुत तो अच्छी बंदर बात है कि हम अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, लोगों के प्रति दुष्टता हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि साहब इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि गांव में जो पंच सरपंच हैं उन्होंने अपने गुंडे पाल लिए, वो अत्याचार कर रहे हैं। न्याय की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, थाना सुन नहीं रहा है। वो ये जो गुंडे हैं वो नेता के भी दलाल हैं और पुलिस के भी दलाल हैं, दोनों को धन पहुंचा रहे हैं। सर झांसी की स्थिति इतनी खराब है, अभिषेक भाई साहब से पूछिए हैं कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ सर। हर मस्जिद के लिए थाना सिर्फ एक बन गया, ये दुकान सी बन गया सर थाने। यानी वो परचून की दुकान नहीं होती, सब पैसे दो और सामान ले आओ, और अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो IGRS पे ही तो आपकी ऐसी रिपोर्ट लगाई जा रही कि मुकदमा आपके खिलाफ तड़ातड़ तैयार हो जा रहे हैं। अरे हमारा ही वाला देख लो, एक फरियादी को न्याय दिलाने गए भाई साहब, तो सामने वाली अपोजिट पार्टी को ये लग रहा है कि फरियादी तो कमजोर है, अब ये साथ में खड़े हो गए तो थोड़ा सा सुनवाई हो जाएगी। तो हमें काउंटर करने के लिए उसने अपनी लड़की से प्रार्थना पत्र दिलवा दिया झांसी SP को कि मैंने उसके साथ रेप किया। अरे राम 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 राम। अभी भाई साहब झांसी, आज तक मैंने उसके परिवार तक को नहीं देखा कि कौन है उसका परिवार। भाई साहब अभी हमने
इसी विषय को लेके अभिषेक जी भाई साहब ने बताया, तो हमने रात में ही एसपी सिटी से बात करी, ज्ञानेंद्र जी से, और अभी इंस्पेक्टर नवाबाद जो संबंधित थाना है जहाँ प्रार्थना पत्र इंटरटेन हो रहा है उनको फोन करा, तो तब वो माने। हमने कही वो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक श्री मैथिली जी भाई साहब हैं, तो हालांकि जानते हैं आपको, आपका नाम भी जानते हैं, इधर बहुत चर्चा है आपके नाम की झांसी में। अच्छा। वो कैसे सर, आपसे कैसे जुड़ गए IPS अफसर इतने हायर लेवल सर? हमने की जानते नहीं, हमने सावरकर जी के से ऐसे विचारवान लोग जुड़ते हैं। हमने की तो भाई साहब का जो भी है उसमें बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करो, और हमने की कहने नहीं भाई साहब हम बिल्कुल जांच करके उसको खत्म करवाते हैं। और वो भाई साहब जो पैसे नहीं, यदि झूठी रिपोर्ट की गई है तो उनको कहिए 182 211 का ऑफेंस कायम किया जाए, जिससे दूसरे लोगों को ऐसी झूठी रिपोर्ट करने की, दुष्टता करने की हिम्मत ना हो। देखो, क्योंकि बातों से काम नहीं होता है, जब कानून में प्रावधान है तो उसका पालन करिए ना। जी भाई साहब, तो कानून में तो प्रावधान है, ये बोल दिया हमने। हालांकि हम अभी IGRS अभी एक्चुअली IGRS की वो था कंप्लेन थी, तो हमने की कंप्लेन को इंस्पेक्टर साहब से बोला, हमने की बिल्कुल आप जांच करके उसको पंच करो। और हमने की वो हमें जो ADM वो 5 लाख रुपए ले लिए उसने नौकरी लगवाने के नाम पे एक बिटिया से, बिटिया वसूली कराने गए, तो बताओ वो बिटिया कमजोर थी, तो इनके खिलाफ भाई साहब इस तरह की हरकतें करने लगा। और जाति का विशेष जाति का है तो वो उसके फायदा उठा रहा है। हमें तो लग रहा है कल वो एक SC ST की और एप्लीकेशन देगा इनके खिलाफ। अरे बड़ा गंदा चल रहा भाई साहब, क्या बताएं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब आशा की किरण आप लगा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अपराध मुक्त भारत में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी उसे सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर एक अच्छा सा संकल्प लेके लग जाइए इसमें। चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा, और महापरिवर्तित व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी। भाई साहब, भारत माता के चरणों की शपथ ली है कि मैं विलीन होऊंगा आपके चरणों में, और ये सावरकर सेना हमेशा चिरकाल तक रहेगी। आपकी फोटो लगेगी, अभिषेक जी भाई साहब की लगेगी, और भी जो अच्छे लोग हैं उनकी लगेगी, लेकिन मुझे तो भाई साहब विलीन होना है बस भारत माता के चरणों में। कुछ नहीं चाहिए, ना पद, ना कद, ना पैसा, ना नाम, ना फेम, कुछ नहीं चाहिए मैथिली जी भाई साहब। आज आपसे भी मेरा आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे उसमें जब आप इसमें भिड़ेंगे तो संभावना रहेगी कि आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। नहीं भाई साहब नहीं, आप जैसा व्यक्तित्व बने तो भाई साहब जरूर जनता का भला देखिए, इसमें तो वो बनेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो इसमें तो मैं ही फेरबदल नहीं कर सकता हूँ ना। नियम तो मैंने बनाए हैं ना। नहीं बिल्कुल, पारदर्शिता जो है ऐप के माध्यम से स्थापित तो मैंने की है, तो मैंने अपने हाथ में कोई अधिकार ही नहीं रखे हैं, और उस अधिकारों को रखना नहीं है। नहीं तो वही तो शिक्षा मैंने ले ली आपसे जी। कि मुझे मेरे हाथ में कुछ रहना ही नहीं है, ना मेरे कुछ करना है। अब करने वाले सब आप लोग हो भाई साहब। लेकिन मैं तो आपका जो अपराध मुक्त भारत है, हमारी भारत माता की, यही सबसे बड़ी सेवा है। और आपको मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, आप उन सब की जो है ना ढेर सारी प्रतियां जो है ना करा लीजिए, छोटे छोटे हैं वो। आप, हमारी जिम्मेदारी है। अब अभिषेक भाई साहब के जितने दायित्व में सब मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गए आज से, अभी हाल से। ठीक है। भाई साहब कहते हैं गणित के काम में भाई साहब बहुत बिजी है, जी। बेचारे कोड़ियों की सेवा कर रहे हैं, जिनके हाथ टेढ़े हो गए उनके सीधे कर रहे हैं, नसें ठीक ही कर रहे हैं। तो भाई साहब इनके सारे दायित्व मैंने ग्रहण करे, आप स्वयं ग्रहण करे। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीजिए भाई साहब पंपलेट, तो मैं वो एक आध दिन में निकलवा लूंगा। जिस दिन आपका कार्यक्रम है 4 अगस्त का, ओके, शाम को 4 बजे कचहरी प्रांगण, कम से कम कुछ नहीं मुहज्जद वकील होंगे झांसी के, कम से कम 300-400। ओके, आइए भाई साहब, आप आइए 4 तारीख को। और सुनिए भाई साहब, और उसमें आप ही का भाई साहब इसी पर व्याख्यान होना है, अपराध मुक्त भारत पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल भाई साहब आप आइए, हम लोग सब धन्य हो जाएंगे। सब लोग ये कह रहे हैं कि शर्मा जी कहाँ तुम गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। अरे क्यों ऐसे ख्वाब देखते हो? DG साहब ने, वो लोग वाग है सब, दुनिया है, विरोधी भी है, तो सावरकर सेना की विपरीत जलने वाले लोग भी हैं। हमने की चिंता मत करो, हमने कही, और मैथिली जी भाई साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कह दिया तुम जब बुलाओगे मैं भारत माता के लिए तब आ जाऊंगा। तो हमने कही साहब वो संत पुरुष हैं, वो जरूर आएंगे। तो भाई साहब आप आओ, और कहो तो मैं एक रूम आपके लिए बुक कर दूं यहाँ सर्किट हाउस में, तो आप रुकिए भी एक रात, क्योंकि बहुत मुअज्जद लोगों से आपको मिलवाना है मुझे।
आप कर लीजिए, रूम बुक कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। भाई साहब आपका बढ़िया सर्किट हाउस में एक रूम बुक कर देता हूँ। अगर कोई प्रोटोकॉल आपका हो तो आप मुझे भेज दीजिए, तो उस तरह के प्रोटोकॉल में सिटी मजिस्ट्रेट से बोल देता हूँ मित्री हाँ में अपने, हाँ हाँ तो प्रोटोकॉल भी दे दूंगा आपको। जी 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 जी। हाँ तो भाई साहब मैं थोड़ा कचहरी से निकल रहा हूँ मंदिर की ओर, शाम को मैं आरती करता हूँ नित्य माई की। चलिए चलिए, इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। भाई